नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। हमने 5-7 क्लास आपको डिलीवर भी कर दिया है। जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह डिटेल से क्लास चल रहा है और मजे की बात है कि हमने जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जा करके आप क्लास को देखेंगे, फिर एक क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगा। संविधान का विकास चल रहा है, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें हमने कई सारे अधिनियम चर्चा कर दिए हैं। आज आपका जो है अंतिम 2 और अधिनियम बचा हुआ है जो कि एग्जाम के डायमेंशन से बेहद इंपॉर्टेंट है। 1935 का भारत शासन अधिनियम और स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, दोनों को आज हम लोग जो है कवर अप कर लेंगे, ठीक ना। अब यहां पर देखना जरा, हमने यहां पर लिखा है साइमन कमीशन। पर साइमन कमीशन हमको क्या पढ़ना है? हाँ, साइमन कमीशन एक बैकग्राउंड बना है, गोलमेज एक बैकग्राउंड बना है। गोलमेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, 1930 में, 31 में, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तब जाकर के एक प्रवर समिति गठित की गई थी और उसी प्रवर समिति की रिपोर्ट को विधेयक बना करके ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और लास्ट में 1935 का अधिनियम बन करके वो आया, ठीक है। तो एक बैकग्राउंड लेकर के चलेंगे ताकि आपको समस्या ना हो, क्रोनोलॉजी को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के और फैक्ट को लेकर के, ठीक है। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा साइमन कमीशन को देखते हैं। इस साइमन कमीशन क्यों स्थापित किया गया, क्यों इसका गठन किया गया? तो हमने बताया था जब 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था पिछला वीडियो में, तो उसमें बताया था कि 1919 के अधिनियमों की जांच करने के लिए कि 1919 में जो प्रावधान किया गया है, जैसे कि उत्तरदायी शासन की स्थापना, है ना, और मताधिकार, प्रांतों में द्वैध शासन, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, कई सारे डायमेंशन हमने देखे थे। तो मेरे प्यारे भाई, सीधी सी बात है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में किए गए प्रावधानों को अच्छे से लागू किया गया कि नहीं लागू किया गया, इन सब सारी चीज़ों की जांच करने के लिए प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पर एक जो है जांच समिति गठित की जाएगी। लेकिन 10 वर्ष से पहले ही एक समिति गठित की गई इसी अधिनियम की जांच करने के लिए, उसका नाम है साइमन कमीशन, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, प्लस ये बैकग्राउंड बन रहा है आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम का। देखना जरा कैसे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए ये जो समिति है साइमन कमीशन, इसका गठन हो रहा है 1927 में। ये भारत कब आ रही है? फरवरी 1928 में। रिपोर्ट ये कब दे रहे हैं अपना? 1930 में। अब समझना जरा, अब ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये गठित किया गया है, ठीक है ना, साइमन कमीशन। अध्यक्ष इसके सहित कुल जो है 7 सदस्य हैं, मतलब कि अध्यक्ष सहित टोटल 7 सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात है, दुखदाई बात है कि भारतीयों का जो है समस्या को देखने के लिए आयोग आ रहा है। समस्या भारतीयों की है, टोटल इसमें अंग्रेज हैं। मतलब परिवार मुद्दा मेरे परिवार का है, पड़ोसी आकर के उसको जो है अरे भाई मेरे परिवार का मुद्दा, मुझको भी शामिल करो आप ना कैंडिडेट के रूप में इस समिति में। लेकिन सभी अंग्रेज थे और सभी अंग्रेज के होने के कारण भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, है ना। लाहौर में जो है लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की डेथ भी हो जाती है। साइमन गो बैक के नारे भी लगे। इसने प्रावधान क्या किया था? बड़ा बेकार बेकार प्रावधान। पहला, द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान इसने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसने कहा कि राज्यों में जो है सरकारों का विस्तार होगा। फिर इसने कहा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार होगा। जैसे हमने बताया था कि 1909 में सबसे पहले जो मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था, या 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, यहां पर पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया जाता है। अब ये साइमन कमीशन जो आया है ना, ये रिकमेंड कर रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करिए, ठीक है। फिर देखिए जरा, अखिल भारतीय, अच्छा, 1919 के अधिनियम में सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों तक विस्तार कर दिया जाता है। फिर ये साइमन कमीशन गठित किया जाता है तो कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ठीक है, इसका और भी विस्तार करिए। फिर कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ का एक निर्माण किया जाए जिसमें प्रांत शामिल होंगे और देसी रियासतें शामिल होंगी, इससे मिल करके अखिल भारतीय संघ बनेगा। बर्मा को भारत से अलग करिए, सिंध और उड़ीसा को नए राज्य के रूप में स्थापित करिए। तो ये कुछ जो है प्रावधान कर रहा है। कौन प्रावधान कर रहा है? साइमन कमीशन प्रावधान कर रहा है। कब गठित किया गया? 1927 में। कब भारत आया? फरवरी 1928 में। रिपोर्ट कब देता है? 1923 में। ये जो बतिया ये बोला है ना, इसी बात को जो है अपने रिपोर्ट में 1930 में बोल रहा है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होगा ये 1930 में होगा और 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन होगा, 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन होगा। अब इसी गोलमेज सम्मेलन के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की जाएगी,
ठीक है ना। 1933 में ये रिपोर्ट आती है। अब इसी पर एक प्रवर समिति गठित की जाएगी। ये प्रवर समिति लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में होगी। लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। फिर ये अपनी रिपोर्ट देगी, ठीक है ना। अब इसी रिपोर्ट को जो है ब्रिटिश संसद में पेश किया जाएगा। कहां पे पेश किया जाएगा? ब्रिटिश संसद में। अब ब्रिटिश संसद में जब पेश करने के बाद पास हो जाएगा तो वही 1935 का भारत शासन अधिनियम कहलाएगा, ठीक है ना। अगले पेज पे लिखे हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के रूप में हमने लिख दिया। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जरा देखना, हमने कहा कि भाई साइमन आयोग गठित किया गया था। अब वो आ रहा है, अपनी रिपोर्ट दे रहा है, ठीक ना। अब ये जो रिपोर्ट साइमन कमीशन ने दिया है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया जा रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम वाला 1930 में हुआ था, द्वितीय वाला 1931 में हुआ था और तृतीय वाला 1932 में हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों में जो है अंबेडकर और जिन्ना पार्टिसिपेट किए थे। द्वितीय वाले में कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। इसको बार बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, वो भी जो है गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे। कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि गांधी के साथ वहां पर कौन गया था। तो मदन मोहन मालवीय साहब गए थे, रंगास्वामी अय्यर गए थे, घनश्याम दास बिड़ला गए थे, सरोजनी नायडू गई थी और आपका मीराबेन तथा देवदास गांधी, ये सारे लोग जो है गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ठीक ना। तो लगातार 30, 31, 32 में होते हैं। अब समझना जरा, ये जो गोलमेज सम्मेलन में बातें उभर कर आए, देखना जरा कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं उस गोलमेज सम्मेलन में कुछ ना कुछ बातें तो उभर कर आएंगे ना। जो बातें उभर कर आई, अब उसके बाद होता क्या है कि उसको एक रिपोर्ट रूप दिया गया गोलमेज सम्मेलनों को। तो जो रिपोर्ट जारी की गई, उसी रिपोर्ट की जांच करने के लिए लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति गठित की जाती है, ठीक है, कि जांच करिए गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ बातें कही गई हैं कैसी नहीं। तो ये प्रवर समिति गठित की जाती है लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में। फिर क्या होता है, इसी प्रवर समिति के रिपोर्ट के आधार पर, अब ये प्रवर समिति भी जांच करके एक रिपोर्ट देगी ना, तो जो रिपोर्ट प्रवर समिति ने दी उसको एक विधेयक तैयार किया गया उसी रिपोर्ट का। अब ये विधेयक कहाँ पेश किया गया? ब्रिटिश संसद में पेश किया गया अगस्त 1935 में। अब जब ये पास होता है तो यही क्या बनता है? भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है, ठीक ना भैया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के क्या कुछ प्रावधान थे। सारा कुछ जो है मेरिट डिमेरिट वहां पर देखेंगे। फिर चाहे प्री का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, सारा कुछ हो जाएगा आपका। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, कितने फैक्टर आपको शामिल करने हैं, सारा कुछ हमने जो है ड्राफ्टिंग के माध्यम से दे दिया है आपको। पहला चीज, यहां अगर आप देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में तो आपको 321 अनुच्छेद दिखाई पड़ेंगे। इसमें भाग 14 थे, अनुसूचियां 10 थी, ठीक है ना। तो एक कभी कभी पूछ लेता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद, कितने भागों, कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है। अब ये बहुत लंबा और जटिल प्रलेख था, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट जरा देखना, कह रहा है कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। ऑफ कोर्स यहां पर सर्वोच्चता थी। यहां पर प्रावधान ये था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन वगैरह करना है तो ब्रिटिश संसद में ही हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रकार से कहीं न कहीं सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ब्रिटिश संसद का। 1935 के अधिनियम में संशोधन, सुधार या रद्द करने का अधिकार किसके पास था? केवल केवल ब्रिटिश संसद के पास था, ठीक है ना। मतलब कि भारत के भाग्य का, भविष्य का निर्णय, भारत के भाग्य का निर्णय, इसकी शक्ति किस में नहीं थे? ब्रिटिश संसद में नहीं थे। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। अब समझना यहाँ पे, ये जो प्रांतीय स्वायत्तता है, प्रांतीय स्वायत्तता क्यों हो रही है? पहला चीज कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम में प्रावधान इसका किया गया था। लेकिन जब 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है तो 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी, इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब यहां पर प्रांतों से समाप्त करके कहां पे लाया जाता है? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाता है। चौथा वाला पॉइंट है, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया जाता है। ये अखिल भारतीय संघ क्या है? ये अपना पूरा ऐसे भारत, ठीक है ना, समझ लीजिए। तो यहां पर कहा गया कि जो अखिल भारतीय संघ होगा इसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे,
और उसके बाद देसी रियासतें होंगे जो राजे महाराजे वाले क्षेत्र हैं, सबको मिला करके एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या क्या हुई, देसी रियासतों ने जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो ये असफल रहा अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखना, हमने बताया कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू थी और प्रांतों से समाप्त करके अब कहां पे लाया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ ये होता है कि केंद्र में अब दो लोग शासन करेंगे, एक आरक्षित विषय पर और दूसरे हस्तांतरित विषय पर। ठीक है ना, एक केंद्रीय विषयों का बंटवारा किया जा रहा है, जैसे राज्य के विषयों का बंटवारा किया गया था आरक्षित हस्तांतरित, वैसे अब केंद्रीय विषयों का बंटवारा किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आरक्षित और हस्तांतरित दो प्रकार के विषयों का डिवाइडेशन किया गया। आरक्षित विषय में प्रतिरक्षा, चर्च, विदेश मामला और जनजातीय मामले, ये सब मामले रखे गए थे और इस पर अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को, अपनी इच्छा अनुसार इस पर शासन वो चला सकता था। ठीक है, लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय गवर्नर जनरल एवं एक मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करना था। अच्छा, ये जो हस्तांतरित विषय पर कार्य किया जाएगा, यहां पर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा आपको व्यवस्थापिका के प्रति, लेकिन यहां पर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे देखिए जरा कुछ और पॉइंट है। पहला कि विषयों का बंटवारा किया गया। विषयों का बंटवारा मतलब कि शक्तियों का विभाजन अगर पूछे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट रखे गए जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। राज्य सूची में 54 विषय रखे गए जिस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांत या राज्य का है। ऐसे ही समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती थी। हालांकि दोनों अगर बनाते हैं तो टकराहट की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है ना। अवशिष्ट शक्तियां, अच्छा अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि तीनों सूचियों में अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जो तीनों सूचियों में ना हो, उसको कैसा विषय कहेंगे, अवशिष्ट विषय कहेंगे। आज के एआई के जमाने में लगातार अवशिष्ट विषय आपको देखे जा रहे होंगे। ठीक है, तो अवशिष्ट विषयों की जो है जिम्मेदारी किसके पास दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रखी गई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में अवशिष्ट जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र का है। ये प्रावधान कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं यहाँ पे, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब समझना जरा, अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश वही पावर रखता है जब जो है जो पावर एक कानून रखता है, एक जो है अधिनियम रखता है। ठीक है, ये होता क्या है कि जब संसद या केंद्रीय विधानमंडल अपने सत्र में ना हो या उसका जो है सत्र ना चल रहा हो, तत्काल कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस स्थिति में अध्यादेश जारी करके गवर्नर जनरल कानून का निर्माण कर सकता था। वर्तमान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल को, राज्यों के राज्यपाल को भी अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है, वो अनुच्छेद 213 के तहत शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना। अब यहां पर समझना जरा, अगर मैं कहूं कि साहब वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई, तो आप बताओगे 1861 के अधिनियम के तहत। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अधिनियम के तहत दी गई, तो 1935 का अधिनियम आप ट्रिक लगाओगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना, रख लेना है। फिर संघीय न्यायालय का प्रावधान किया जाता है, इसको हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है संघीय न्यायालय की, 1 अक्टूबर 1937 को होती है। कहां पे होती है, दिल्ली में होती है। मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे, मोरिस गुएर साहब थे। अपील इसकी कहां की जा सकती थी, इसके विरुद्ध, संघीय न्यायालय के विरुद्ध, तो प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में। ठीक है ना। अब समझना जरा यहाँ पे कि यहाँ पर दो भारतीय जो है न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं, शाह मोहम्मद सुलेमान और यमार जयकर। ठीक है, वही यमार जयकर हैं जब ये इस्तीफा देते हैं पुणे से, तो अंबेडकर संविधान सभा में जो है शामिल होते हैं पुणे से। ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा देखना, भारत परिषद को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, आपातकाल के दौरान केंद्र को प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। जैसे इतने समय है ना विधानमंडल 6 प्रांतों में, ठीक है, 6 या 7 में, 6 में शायद है, तो तब जो है पहली बार 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। जैसे एक विधानसभा होती है, दूसरा विधान परिषद होती है ना विधानमंडल में, वैसे ही ये प्रावधान किया गया है 6 प्रांतों में। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य है जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है ना। तो ये सब आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए कुछ और पॉइंट है।
सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया जाता है महिला, दलित, मजदूर तक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1909 में किसका किया गया, मुसलमानों का। 1919 में सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों तक विस्तार किया जाता है। फिर 1935 में ला करके इसको महिला, दलित और मजदूर तक विस्तार कर दिया जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना एक प्रावधान, मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में गठित किया जाता है। इसने रिकमेंड किया आरबीआई की स्थापना के लिए, तो आरबीआई एक्ट पारित किया गया 1934। ये ब्रिटिश संसद में पास किया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब सारा कुछ आपका प्रावधान खत्म हो गया। यहाँ पर कुछ कमियां हैं, इसको आप देख सकते हैं। सांप्रदायिकता का जो विस्तार हुआ है वो बांटो और राज्य करो की नीतियों का एक हिस्सा है। ठीक है, शक्तियों का असमान वितरण है, अभी अभी दिखाई पड़ रहा है कि प्रांत को कम और केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, और फिर गवर्नरों की असीमित अभी शक्तियां बनी हुई हैं। यहां पर सरकार की निरंकुशता भी दिखाई पड़ रही है। ब्रिटिश संसद की जो है सर्वोच्चता भी दिखाई पड़ रही है। ठीक ना। सामाजिक आर्थिक कार्यों की उपेक्षा हुई है और संशोधन की शक्ति सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश संसद के पास है। तो एक कुछ खामियां आप दिखा सकते हैं। यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आपको 150 वर्डों में लिखना है। ठीक है ना भैया। तो उम्मीद है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम अच्छे से आपका अब कंप्लीट हो गया मेरे तरफ से। बाकी आपकी तरफ से क्या है वो आप जानें। ठीक है ना। लोग आते हैं स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 का थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। उसके बाद स्वतंत्र भारत अधिनियम 1948 पढ़ेंगे। ठीक ना, सॉरी 1947 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखना जरा, 20 फरवरी 1947 का दौर है। यहाँ पर ब्रिटिश जो पीएम है ब्रिटिश सरकार के, वो क्लीमेंट एंटली हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के समय कौन पीएम थे ब्रिटेन के, तो क्लीमेंट एंटली हैं। ठीक है ना। इन्होंने 20 फरवरी को ही घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 से भारत से ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि खलबली मच गई। खलबली इसलिए मच गई है ना कि पाकिस्तान जो लगातार डिमांड कर रहा था मुस्लिम लीग पाकिस्तान की, उसका कोई जिक्र ही नहीं था इसमें। तो जगह जगह विद्रोह होना शुरू हो गया, और विद्रोह जब होना शुरू हो गया तो बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। तो ऐसे में मार्च 1947 में देखिए, फरवरी 1947 में घोषणा की जाती है कि हम 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे भारत से। ठीक है, खलबली मचती है, पूरा विद्रोह होता है, विरोध वगैरह होता है। मार्च 1947 में माउंटबेटन को भारत भेज दिया जाता है कि काम करिए यार, जाइए और भारत विभाजन मतलब भारत पाकिस्तान की कोई नवीन योजना प्रस्तुत करिए आप। तो 30 जून 1947, सॉरी 3 जून है, इसको ध्यान में रखिएगा, 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, माउंटबेटन योजना इसको कहा जाता है। एक कौन सी योजना है, भारत पाकिस्तान के विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई है। ठीक है, अब समझना जरा, इसी योजना को एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, और ड्राफ्ट बना करके, ड्राफ्ट मतलब विधेयक बना करके इसको ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है। और जब ब्रिटिश संसद में पास हो जाएगा तो इसी को भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 बोला जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आते हैं, देख लेते हैं उसको। अब समझना जरा, हमने बताया कि माउंटबेटन योजना एक तैयार की गई थी 3 जून 1947 को। अब इसी को विधेयक बनाया जाता है। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार किया जाता है माउंटबेटन योजना का। ये ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता है। कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को ये पास हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को इसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अब समझना जरा कि यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया था। अब जब लागू पास हो जाता है तो वही तो 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम बन जाता है ना, यहाँ पर लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया? भारत का विभाजन करके 2 संप्रभु गणराज्यों के रूप में जो है स्थापना की जाती है। 2 संप्रभु राष्ट्र की स्थापना की जाती है, भारत और पाकिस्तान की। और इनको अधिकार दिया गया कि ये अपने संविधान का निर्माण स्वयं करें। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ पद है, जैसे वायसराय का पद है, भारत सचिव का पद है और शाही उपाधि है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, फिर भारत और पाकिस्तान, यहाँ पर देखना जरा कि कहा गया कि गवर्नर जनरलों की नियुक्ति की जाएगी, और जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी ये मंत्रिमंडल के परामर्श पर की जाएगी। ठीक है, और कहा गया कि भविष्य में ये जो गवर्नर जनरल हैं और गवर्नर होंगे ये वैधानिक प्रमुख होंगे। तो वही राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल और गवर्नर राज्यों के राज्यपाल। ठीक है ना। अब यही पॉइंट ये कहा गया कि साहब जो ब्रिटिश संसद है, इस ब्रिटिश संसद में मान लीजिए कि भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत की समस्याओं या भारत को ध्यान में रखते हुए कोई विधेयक पास किए,
ये कोई विधेयक पास किए, मतलब कि कोई एक्ट बनाए, ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट बनाया जा रहा है, किसके लिए? भारत के लिए। तो क्या ये भारत में लागू होगा? ये लागू हो सकता है, पर भारत की जो संसद है ना, भारत की संसद, ये भारत की संसद जब तक अनुमति नहीं देती है, तब तक ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया कानून भारत में लागू नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए। 1947 का स्वतंत्र भारत अधिनियम, ये बेकार की बातें हैं कि 99 साल के लीज पर लिया गया है, वगैरह वगैरह। तो व्हाट्सएप नॉलेज वगैरह से दूर रहें। बाकी मेरी तरफ से 1947 1935 का भारत शासन अधिनियम, सारा कुछ भारत का संवैधानिक विकास आज खत्म होता है। कल से हम लोग जो है संविधान सभा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।